हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। वन शॉट रिवीजन लेक्चर नंबर 3 और कंटिन्यू सीरीज, कहीं से कोई स्टॉपेज नहीं। हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 सॉरी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, लेक्चर 1 में चैप्टर 1 को फिनिश किए थे और लेक्चर 2 में चैप्टर 2 का पार्ट 1 फिनिश किए थे। दैट मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज डिमांड चैप्टर को फिनिश करेंगे और डिमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिमांड का काफ़ी डिमांड है एग्जाम में भी। एग्जाम में सारे सवाल कहाँ से हैं? डिमांड से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से नहीं है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेबल डायग्राम ग्राफ थोड़ा सा टफ पड़ता है, उसको इग्नोर भी कर सकते हैं टफ लगता है तो, और नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्लियर सब कुछ रखिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वन शॉट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बताते हैं कैसे कैसे क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यूटिलिटी वगैरह हम लोग फिनिश कर चुके थे। एनसीईआरटी में देखिएगा तो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें के पार्ट बटा हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। आज हम लोग डिमांड को देखेंगे, ठीक है। अगर इस नोट्स को पहले पढ़े होंगे तो इसी से रिवीजन करिए, पढ़िए। नहीं तो पहली बार पढ़िएगा तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो जिस नोट से, जिस चैप्टर से आप पढ़े हैं पहले, उसी से पढ़िए। इसे पढ़ने की आवश्यकता है नहीं अगर समझ में नहीं आता तो, क्योंकि मैं स्पीड चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमें कंप्लीट करने होते हैं ओनली विद इन 30 मिनट और समथिंग आसपास, तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। चलिए, बाकी नोट्स आप टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, बना लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है डिमांड। डिमांड क्या होता है? बहुत आसान है। डिमांड इज द इफेक्टिव डिजायर। याद रखिएगा कि डिमांड वैसे नहीं किसी को डिमांड किया तो डिमांड होगा, जी नहीं। इफेक्टिव डिजायर, इफेक्टिव डिजायर क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी याद रखिएगा डिमांड इज द इफेक्टिव डिजायर टू ऑब्टेन अ कमोडिटी एट ए सर्टेन प्राइस सर्टेन टाइम सब डालना है, ठीक है। इन द सिंपल वर्ड डिमांड मीन्स क्या होता है? गुड्स और सर्विस जो कंज्यूमर वुड बाई सॉरी इन द मार्केट्स बाय द गिवन प्राइस एट द गिवन टाइम, में जो खरीदना चाहता है कैपेबल होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि डिमांड हो गया। चलिए, एलिमेंट ऑफ डिमांड अच्छे से नहीं उतना समझा, नहीं लाइन बाय लाइन तोड़कर नहीं समझा पाएंगे क्योंकि पढ़ा नहीं रहे। रिवीजन जा रहा है वन शॉट, यानी कि आई थिंक ये सब पढ़ चुके हैं, आपको माइंड में सब होगा, बस ऊपर ऊपर केवल हम ग्राफ बना कर बता रहे कैसे कैसे होता है, ठीक है। दैट मीन्स ओनली रिवीजन, ठीक है। चलिए, तो क्या बोलते हैं डिमांड क्या होता है देख लीजिए। एलिमेंट ऑफ डिमांड में क्या आएंगे? डिमांड मस्ट बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशन। क्या है? डिजायर फॉर स्पेसिफिक कमोडिटी। आपको इच्छा तो होना चाहिए। इफेक्टिव डिजायर कैसे बनेगा? डिमांड है, हमें डिमांड है कि हमें जहाज लेना है, नाव खरीदना है, तो कैसे जब तक इफेक्टिव डिजायर नहीं बनेगा तब तक वो डिमांड में नहीं आता है। दैट मीन्स क्या क्या इसका डिजायर फॉर इफेक्टिव कमोडिटी, इच्छा होना चाहिए। उसके बाद सुफिशियंट पैसा होना चाहिए आपके पास। देखिए ये सब क्या होगा? विलिंगनेस टू स्पेंड द रिसोर्सेज, उसको खर्च करने के लिए आपको इच्छा भी होना चाहिए, पैसा को खर्च भी करना है, तभी ना पैसा है लेकिन मन नहीं है खर्च करने का, तो कैसे कार खरीदिएगा? इसके लिए और लास्ट में क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन प्राइस पे जितना आप चाहते हैं, ठीक है ना, सर्टेन प्लेस पे, उस स्थान पे, उस टाइम पे सब अवेलेबल रहेगा, तब जाकर डिमांड फुलफिल होगा। तो ये सबको वांट्स बोलते हैं। तो वांट्स कब? ये सब वांट्स हुआ, सॉरी माइंड में चला, वांट्स हुआ तो वांट्स हम लोग को डिजायर से इफेक्टिव डिजायर कब बनेगा? जब ये सब फुलफिल हो जाएगा, तब जाकर हम लोग को वांट्स माइंड में क्या बोलते हैं, सॉरी स्टार्ट होता है। उसके बाद धीरे धीरे वांट्स बनते हैं और वांट्स के बाद डिमांड इफेक्टिव डिजायर बन जाता है। तो बात को समझ गए, बहुत टाइम दे उसमें। चलिए अब चलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड नाम से फिर क्वांटिटी कितना प्राइस पर चाहिए। ओवरऑल जो हम लोग टेबल डायग्राम में देखते हैं वो सब क्या होता है? वो सब डिमांड होता है, लेकिन कितना प्राइस पे कितना क्वांटिटी, वो होता है क्वांटिटी डिमांडेड। दैट मीन्स थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं कि रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स दैट वुड बी परचेज एट द पर यूनिट पर टाइम डिफरेंट प्लेसेस इन द मार्केट। अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस पे हम लोग कितना क्वांटिटी को रेफर करते हैं मार्केट में, तो उसको डिमांड दिखाता है। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? यहाँ पे लग जाएगा पार्टिकुलर अमाउंट, खास अमाउंट ऑफ कमोडिटी डिमांडेड, पार्टिकुलर प्राइस, सब यहाँ पार्टिकुलर आ गया, ठीक है। स्पेसिफिक मार्केट इज कॉल्ड क्या है? पार्टिकुलर, या स्पेसिफिक मार्केट में तो सब कुछ आ गया क्वांटिटी डिमांडेड। सब आसान टॉपिक है, सब पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझाने की आवश्यकता है। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड क्या है? तो जो व्यक्ति एक सिंगल करेगा तो इंडिविजुअल सब कुछ मिला कर करेगा तो मार्केट, सिंपल हो गया। हाउस होल्ड करेगा बाय एन इंडिविजुअल तो क्या हो गया? सिंपल। एंड सभी को ऐड कर दीजिएगा, इंडिविजुअल को ऐड कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? मार्केट बन जाएगा। तो क्या इसमें टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग? चलिए इसके बाद डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो बस उसको टेबल में दिखा दीजिएगा तो डिमांड शेड्यूल। अगर इंडिविजुअल को दिखाएगा तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और अगर सभी को मिलाकर दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। द प्रेजेंटेशन ऑफ टेबुलर सॉरी प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ये सब देखिए क्वांटिटी डिमांडेड है, कितना प्राइस पर कितना, तो क्वांटिटी सब क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है, सब क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन ओवरऑल पूरा को मिला दीजिएगा तो पूरा क्या हो गया? पूरा डिमांड के रूप में जाना जाता है। डिमांड का डिफिनेशन यहाँ पे लिखे थे ना, क्या डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट वुड बी परचेज पर यूनिट ऑफ ए टाइम, एक खास टाइम पर, ठीक है ना, एट ए डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट। एक खास टाइम पे कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं वो, ठीक है ना, और एक खास टाइम पर कितना क्वांटिटी कितना समय, तो सब क्वांटिटी डिमांड में आ गया। तो वही बता रहा है। तो क्या है? इंडिविजुअल डिमांड पर द गुड्स बाय द इंडिविजुअल हाउस होल्ड पार्टिकुलर प्राइस इन द मार्केट इंडिविजुअल। सिंपल सा, इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करना चाहते हैं। चलिए, और शेड्यूल क्या होते हैं? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। देखिए टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स इज कॉल्ड क्या होता है?
डिमांड शेड्यूल, और ग्राफ में कर दीजिएगा तो क्या बनेगा, ग्राफ में करिएगा तो क्या बनेगा, शेड्यूल से अब मार्केट, यानी कि सभी इंडिविजुअल को ऐड कर दीजिएगा तो मार्केट बन जाएगा। कुछ इसमें टाइम वेस्ट करना है। अब देखिए कर्व, तो कर्व क्या आ जाएगा, जो हम लोग का टेबल में था उसको ग्राफ में दिखा देना है। सिंपल सा आ गया कि द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड और डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। सिंपल सा है, इसमें टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते हम। चलिए मार्केट डिमांड क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड क्या होगा, एक हाउस होल्ड का बात रहेगा। देखिए इंडिविजुअल डिमांड क्या, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना। एक हाउस होल्ड का रहेगा तो और पूरा मार्केट का हो गया, सारे हाउस होल्ड का ऐड कर देंगे तो मार्केट का हो गया। वो टेबल के फॉर्म में था और यहाँ पे कर्व रहेगा तो कर्व डायग्राम के फॉर्म में। काइंड्स ऑफ डिमांड, डिमांड के कितने प्रकार होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए। तो प्राइस डिमांड क्या होगा, जो प्राइस पर डायरेक्ट निर्भर करेगा, प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड, जो इनकम पर डिपेंड करेगा, इनकम डिमांड। उसके बाद सुपेरियर नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, समझते हैं ना। देखिए इनकम डिमांड डिपेंड ऑन, इनकम डिमांड बहुत पर डिपेंड करेगा। एक आपका सुपेरियर गुड्स होता है, अच्छा क्वालिटी का गुड्स, जिसको नॉर्मल गुड्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। जो कंज्यूमर इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड, जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ता है ना तो नॉर्मल गुड का डिमांड बढ़ा देते हैं। उस पर इन्फीरियर गुड या घटिया गुड, इसका क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स, इनकम डिक्रीजेज द डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा। इनकम कम, वेन इनकम तो कंज्यूमर इंक्रीजेज, इनकम बढ़ेगा तो इन्फीरियर का क्या होगा, डिमांड घट जाएगा, क्योंकि घटिया वस्तु है, पैसा मेरे पास बढ़ेगा तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो उस टाइप से चलिए इसके बाद कट गया। इसके बाद क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड क्या होता है, देखिए अदर थिंग्स इक्वल द चेंज इन द डिमांड ऑफ द गुड्स एक्स प्राइस ऑफ द अदर गुड्स इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड, यानी कि एक का प्राइस चेंज करेगा और दूसरा का डिमांड प्रभावित होगा तो उसको बोलेंगे एक क्वांटिटी का चेंज हुआ दूसरे क्वांटिटी का प्राइस डिमांड क्या होता है, क्रॉस, यानी कि इसका प्राइस में चेंज हुआ, इसका डिमांड में चेंज हुआ, उसी को क्रॉस बोलेंगे। तो क्रॉस दो टाइप का होगा, सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री। जानते होंगे ना, जब सेम डायरेक्शन में तो सब्स्टिट्यूट, अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि डिमांड बढ़ते हैं, सॉरी प्राइस एक गुड का बढ़ा और दूसरा गुड का प्राइस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो सब्स्टिट्यूट। अब एक का प्राइस बढ़ा और दूसरा का डिमांड घट गया तो कम्प्लीमेंट्री। जानते होंगे तो सिमिलर यहाँ पे लिखा हुआ सब्स्टिट्यूट, से पढ़े होंगे, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ज्वाइंट, एक ही साथ जब यूज करते हैं तो ज्वाइंट डिमांड, देखिए व्हेन द टू गुड्स आर कम एक साथ टुगेदर, इसको क्या, ज्वाइंट डिमांड, एक ही साथ जिसके ब्रेड और बटर को एक साथ यूज करेंगे। फिर डेराइव डिमांड, यानी कि एक डिमांड से दूसरा डिमांड डेराइव हो जाता है, कैसे, द डिमांड ऑफ एराइजेज इटसेल्फ अदर गुड्स सच क्या, डिमांड इज कॉल्ड डेराइव, मतलब कि एक डिमांड कर रहा है दूसरा अपने आप एराइज कर जाता है तो उसको बोलते हैं डेराइव डिमांड। कैसे, द लेबर ऑफ द रॉ मटेरियल डिपेंडेंट ऑन द डिमांड ऑफ द क्या फाइनल प्रोडक्ट इन विच द फैक्ट्री यूज। अब मान लीजिए जो बना, आपको मान लीजिए घर बनाना है तो घर बनाने के लिए लेबर का रॉ मटेरियल का तो अपने आप क्या हो गया, डेराइव हो गया। हम लोग तो घर बनाना था लेकिन ये सब अपने आप आ गए तो सब डेराइव हो गए, तो सबको बोलेंगे डेराइव डिमांड। कंपोजिट, कंपोजिट क्या होता है, व्हेन ए गुड्स कैन बी पुट वेरिटी, क्या है, टोटल मार्केट डिमांड इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि कंपोजिट नाम ही से क्लियर है कि सब कुछ मिलाकर एक साथ, यानी कि गुड्स कैन बी पुट वेराइटी, जिसका बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो बहुत सारा होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे कंपोजिट डिमांड। तो ऊपर ऊपर पता है, लाइन बाय लाइन पढ़ना काम आपका है। चलिए इसके बाद डिमांड फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया यहाँ से, आपका एग्जाम में भी आपका डिमांड फंक्शन से, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड से मॉडल सेट में सवाल था, तो फोकस करिएगा थोड़ा सा, इसको अच्छे से हम लास्ट में देखेंगे। अभी देख लीजिए क्या होता है कि डिमांड ऑफ टेक्निकल टर्म, डिमांड फंक्शन का एक टेक्निकल टर्म है, फिर शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, डालना होगा डेफिनेशन में, बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, यानी कि जो इसको प्रभावित करता है। तो कौन कौन प्रभावित कर देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आई टी यू टू, सब क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए क्वांटिटी डिमांड, इनकम ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूट, सब कैसे कैसे करेगा हम लोग डिटेल में आगे चल कर देख लेंगे, ठीक है। चलिए इंडिविजुअल डिमांड सिंपल सा आ गया, ये जैसे कि प्राइस आ गया, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, यानी कि एक व्यक्ति इंडिविजुअल पे जो डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल डिमांड, और जो मार्केट पर डिपेंड करेगा, साइज, पॉपुलेशन, एरिया, तो सबको मिला दीजिएगा तो क्या हो गया, मार्केट डिमांड हो गया। तो ये सब पे टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है जी नहीं, हम लोग आगे बढ़ना है, 2 चैप्टर कंप्लीट और करना है। लॉ ऑफ डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉपुलर टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड क्या होते हैं, तो किसी को नहीं पता होगा क्या, सभी को पता होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होते हैं, जब प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड लॉस हो जाता है, घट जाता है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन द लास्ट स्टेटर क्या बोला, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, सब अदर थिंग्स कहने का मतलब जितने भी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है सबको अगर सेम रखा जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, सॉरी ड्यू टू फेल इन द प्राइस, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाएगा। कब, जब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसको डालना होगा डेफिनेशन में, तब जाकर फुलफिल होता है। एंड द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज ड्यू टू राइज इन प्राइस, अपोजिट है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल द डिमांड, चलिए मार्शल के डिमांड इंक्रीजेज विद द फेल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विद राइज इन प्राइस।
तो अपोजिट रिलेशनशिप एजम्पशन कुछ कुछ मान्यताएं हैं, हमेशा काम नहीं करेगा, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, आगे देखेंगे। लेकिन एजम्पशन कब काम करेगा, व्हेन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्राइस कांस्टेंट। क्या है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस कांस्टेंट, कंज्यूमर रिमेन्स अननोन, कंज्यूमर रिमेन्स अननोन विद द न्यू सब्स्टिट्यूट, नया सब्स्टिट्यूट सामने नहीं दिखना चाहिए, सब स्टॉपेज, डिस्ट्रीब्यूशन इन सब कुछ जितना टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट शुड रिमेन्स कांस्टेंट, सब कांस्टेंट रहेगा। सब कहने का मतलब कि जितने भी यहाँ पर थे ना, जितने भी डिटर्मिनेंट है सभी के सभी कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस पर बात किया जाएगा कि प्राइस ऑफ गुड्स क्या हो रहा है, उसी से रिलेशन, इन्वर्स रिलेशनशिप, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशन के बाद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए कि लॉ ऑफ डिमांड कैन बी क्लियर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल डायग्राम देख लीजिए कैसे कैसे क्या है कि प्राइस जब क्या हो रहा है, प्राइस जब घट रहे हैं तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए 5, 10, 15, 5 रुपये था 10 रुपये से करके बढ़ा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सो द फॉल इन द प्राइस ऑफ द टोमेटो, अगर घटता है तो डिमांड ऑफ क्या इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल सा ग्राफ यहाँ पर कट गया है, ग्राफ इसको बना कर देखिएगा। चलिए खत्म हो गया, वही सब लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन है कैसे कैसे कि कम प्राइस पे जाता है, ज़्यादा पे कम। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ एक्सेप्शन, एग्जाम में ही से सवाल आता है। एग्जाम में सवाल आपका एक्सेप्शन से पूछेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों को देख लीजिएगा। जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमांड नोट क्या है, नोट की एप्लीकेबल, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, इन द वर्ड्स द स्पेशल सर्कमस्टांस, कुछ कुछ खास परिस्थितियाँ में काम नहीं करेगा। जैसे कि चलिए तो क्या बोल रहा था, इन अदर वर्ड इन द चलिए सम कुछ खास परिस्थितियों में कहा था डिमांड डिमिनिशेस विद द फैल इन प्राइस, प्राइस घटता है डिमांड घट जाता है, बढ़ना चाहिए था लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर कैसे कैसे देखिए। चलिए क्या बोल रहे थे, हाँ चलिए ठीक है। तो कह रहे हैं इन दिस केस में क्या होगा, डिमांड डिमिनिशेस विद फैल इन प्राइस, जैसे प्राइस घटेगा डिमांड घट जाएगा, एंड इंक्रीज विथ राइज इन प्राइस, यानी कि यहाँ पर अपोजिट या डायरेक्ट रिलेशन आ गया। लेकिन ला क्या बोलता है, ला बोलता है कि इन्वर्स रिलेशन है, कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेंगे, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन में आपका डायरेक्ट रिलेशन, इन दिस सिचुएशन क्या होता है, डिमांड स्लोप अपवर्ड राइजिंग, यानी कि डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड था अब वह अपवर्ड जाएगा, ठीक है। डिमांड कर्व के बारे में देखे थे ना ऊपर जो फिगर वगैरह कि डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो याद रखिएगा यहाँ में सवाल पूछता है कि हाउ आर द डिमांड कर्व कैसा होता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। चलिए क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। चलिए इसके बाद कहाँ थे हम लोग, देख लीजिए कुछ कुछ एक्सेप्शन जो यहाँ पे पूछ रहा है कि द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कहाँ पे एक्सेप्शन इन द राइज ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, अब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले तो क्या करेंगे हम लोग, अभी उसका कंजप्शन बढ़ा देंगे, तो वहाँ पे काम नहीं करता। इसके बाद नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी कि हमको आवश्यकता है चावल दाल ये सब का, तो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड आर नोट अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, प्राइस बढ़ाएगा फिर मैं डिमांड करूँगा उसका, क्योंकि मेरा लाइफ का नेसेसिटी है। अच्छा गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन करने मतलब जिससे हम लोग प्रतिष्ठा दिखाते हैं समाज में, बड़ा बनने का दिखाते हैं ना, तो सो द प्रेस्टीज, देखिए प्रतिष्ठा दिखाने के लिए द रिच पर्सन द सोसाइटी परचेज द डियर गुड्स, डियर गुड्स करने का मतलब कि चेंज इन द प्राइस, डियर में प्यारा गुड जिसको हम प्यार करते हैं, जिससे हम लोग सपोर्ट दिखाते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ के डियर गुड्स प्यारा गुड्स को मतलब अच्छा दिखाना समाज में, द चेंज इन द प्राइस डज नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रेस्टिशियस गुड्स, यानी कि जो कीमती जो बहुमूल्य वस्तु होते हैं तो उन लोग का डिमांड यहाँ पे हम लोग दिखाना है समाज में ना कि मैं बड़ा आदमी हूँ, तो उसका प्राइस बढ़ेगा तो और खरीदेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाता है। हैबिचुअल गुड्स, किसी का आदत होता है कि हमको खाना है, वो चावल खाना, हमको रोटी खाना है, उसका प्राइस बढ़े या घटे कोई दिक्कत नहीं है। पीपल क्या कल्टिवेट द हैबिट ऑफ द, मान लीजिए उसका आदत हो गया है क्या, दारू पीना सिगरेट पीना सब आदत हो गया है, तो वह डू नॉट रिड्यूस द डिमांड इवन द प्राइस राइजेस, कितना जैसे बिहार में देखिए दारू वगैरह बंद है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि महंगे भी मिल रहे हैं दारू वगैरह ना, तो उसको भी आदमी पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो ये हैबिचुअल गुड्स में काम नहीं करेगा, गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन में काम नहीं करेगा, और नेसेसिटी ऑफ लाइफ में क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस में काम नहीं करेंगे। और गिफन गुड्स का केस ही अलग है, आपका इन्फीरियर घटिया वस्तु के रूप में आता है भी, यानी कि यहाँ पे क्या होता है गिफन गुड्स आते इन्फीरियर गुड्स, देखिए ठीक है। विच कंज्यूमर डिमांड्स मोर इवन इवन इज इनकम इन द, इसके बारे में हम लोग अलग से देखेंगे, नीचे देखेंगे। इवन इज द इनकम डिक्रीजेज डिमांड इन लेस एंड इनकम इंक्रीजेज, सॉरी यहाँ इन्वर्स रिलेशन होगा ना, देख लेते थोड़ा सा, एक सेकेंड। चलिए गिफन गुड्स ये सब आराम से पढ़ने वाला टॉपिक है, लाइन वाले एक एक वर्ड को समझना है, अब उतना करेंगे तो 5-6 वीडियो बनेगा कम से कम, तो है नहीं। चलिए तो क्या कर रहे हैं, इन दिस वे द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इन्फीरियर गुड्स द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज एंड द डिक्रीजेज इट्स क्वांटिटी, अगर देखिए उसका प्राइस घटेगा, इन्फीरियर का प्राइस घटेगा तो इसका रियल इनकम बढ़ जाएगा। रियल इनकम क्या होता है, जैसे कि जो मेरे पास इनकम है 10 रुपया, ठीक, अब प्राइस घट गया, गुड्स का प्राइस घट गया 8 रुपया, पहले प्राइस 10 में मिलता था, 10 में इनकम था बराबर थे, अब इसका प्राइस घट गया तो मेरा रियल इनकम बढ़ गया। मनी इनकम तो वही है, मनी इनकम 10 में वो खरीदना था, लेकिन रियल इनकम इसका बढ़ गया। मनी इनकम के साथ 10 का 10 है, लेकिन रियल इनकम कैसे बढ़ गया, अभी गुड्स 8 में मिलने लगा, 8 में मिलने लगा, पहले 10 में मिलता था, तो इसके लिए वो क्या करेगा, खरीदेगा अच्छा से, मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन। इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर कुछ इग्नोर भी करते हैं, जैसे कि
कैसे इग्नोर करेंगे? देखिए, सम टाइम कंज्यूमर डू नॉट रिड्यूस देयर डिमांड इवन इफ देयर राइज इन द प्राइसेस ऑफ देयर इग्नोरेंस। इग्नोर कर दिया बढ़ने घटने से उसमें, तो उसमें भी होता है कभी कभी। तो ये सब याद नहीं रखना, याद क्या रखना है? पॉइंट याद रखना है, ये सब पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये सब कथा कहानी याद नहीं रखना, समझना है और अपने लैंग्वेज में लिखना है। चलिए, वाई डू द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। एक और सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग आखिर क्यों। देखिए, गिवन गुड्स के बारे में डिटेल में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग अब क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो इसमें क्या बताना है? लेकिन और दो बहुत सारे कारण है। पहला कारण क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कारण है। उसके बाद इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट, यानी कि इसी का चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। ये सब कैसे कैसे प्रभावित करेगा? क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, देख लीजिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया है कि जैसे क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कंजम्पशन करता है, उसका सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी घटता है, इसी के कारण डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलता है। इसका इनकम इफेक्ट देखिए, द प्राइस, ठीक है। वेन द प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीज, प्राइस घटा है, रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, रियल इनकम उसका बढ़ जाएगा जब गुड्स का प्राइस घटेगा। तो मनी इनकम नहीं, रियल इनकम बढ़ता है, ठीक है। एंड डू नॉट हिज कंजप्शन इंक्रीजेज वाइस वर्सा, एंड दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड यही है कि प्राइस घटा तो काम कर जाएगा। इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट करेगा, दूसरा गुड्स को उसको जगह पे ले लेगा। कैसे? ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एट लो प्राइस, प्राइस कम रहेंगे तो डिमांड इंक्रीजेज, डिमांड बढ़ा देगा। एट हाई प्राइस डिमांड डिक्रीजेज। कैसे? ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट द डिमांड स्लोप क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ना, कि बगल में कोई और गुड्स है, अब आप इसका डिमांड कम करिएगा तो डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ाएगा तो छोड़ देंगे, हम दूसरा का लेंगे, बगल में एक और गुड्स अवेलेबल है, इसके कारण भी। और लास्ट आपका चेंज इन द कंज्यूमर नंबर, इसके कारण भी होता है। तो कंज्यूमर का नंबर, जनसंख्या में चेंजिंग होगा तो डिमांड भी आगे पीछे होगा। जैसे वेन द इंक्रीज इन द क्या है, चलिए ठीक है, वेन द प्राइस इंक्रीजेज द मैनी कंज्यूमर स्टॉप द कंजप्शन, ठीक है। डिक्रीज, और क्या है? डिक्रीजेज, रोक देगा, कम कर देगा, प्राइस बढ़ेगा, ठीक। वेन द प्राइस डिक्रीजेज, घटता है तो क्या? मैनी कंज्यूमर स्टार्ट कंजप्शन इन द इंक्रीजेज ड्यू टू क्या उधर डिस्टर्ब, ड्यू टू विच डिमांड इंक्रीज। तो दिस लॉ ऑफ डिमांड हेंस द क्या है? कल्टीवेट इफेक्ट ऑफ द डिमांड स्लोप डाउनवर्ड। ये सबको पढ़िएगा तो इसी कारण डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। चलिए, क्योंकि प्राइस बढ़ता है डिमांड घटता है। अच्छा, गिफेन पैराडॉक्स क्या? गिफेन पैराडॉक्स जो 19वीं सेंचुरी में घटना था, जो रॉबर्ट गिफेन थे, देखते हैं कि जब ब्रेड का जो प्राइस है ना, वहाँ के जो गुड्स मार्केट में, अमेरिका का मार्केट में, कि इंग्लैंड के मार्केट में, कि ब्रेड का प्राइस है कि बढ़ने के बाद भी लोग उसका डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि बगल में था मछली, तो मछली से ब्रेड सस्ता था, मछली तो ज़्यादा महंगा है, मछली खरीद नहीं पाएगा, तो ब्रेड का दिख रहा है वहाँ पर कि ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है, फिर भी लोग उसका डिमांड बढ़ा रहे हैं। प्राइस घटना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है, इसलिए गिफेन पैराडॉक्स में उल्टा देखने को मिलता है। यहाँ पे डिमांड कर भी क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग हम लोग पढ़े ना, यहाँ पे अपवर्ड राइजिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए देखा गया था कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, इन्फीरियर गुड्स है लेकिन नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, इसको पढ़िएगा तो क्लियर कट पता चलेगा कैसे कैसे क्या था। इसीलिए यहाँ पे अपोजिट रिलेशन देखिए, ब्रेड का बात हो रहा है कि प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेज, तो वहाँ पर ऐसा हुआ था, ठीक है। क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट और महंगे थे, तो मजबूरी था खरीदना, तो इसीलिए देखा गया कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ में यहाँ पर क्या होंगे आपका, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, ऐसे नेसेसिटी ऑफ, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ में आपका डिमांड कर्व अपोजिट काम करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, इसको पढ़िएगा तो क्लियर सबको समझ में आ जाएगा। चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड को थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए कैसे कैसे क्या होता है। चलिए, फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द पर्सन इन बाइंग द कमोडिटी आर नोन एज क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। कमोडिटी को खरीदने में हमारे डिसीजन को जो प्रभावित कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ पर्सन बाय कमोडिटी आर नोन एज डिटर्मिनेंट। जो प्रभावित कर देगा डिसीजन को, तो खरीदने का डिसीजन को, गुड्स को खरीदने का डिसीजन को जो प्रभावित करेगा उसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट ढूंढना। जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग उसका, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इवन द प्राइस ऑफ कोई इंक्रीज, डिमांड क्या होगा? डिमांड कमोडिटी फैल, अपोजिट रिलेशनशिप है, तो इसको तो पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे तो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, सिंपल सा था। रिलेटेड गुड्स अलग अलग, दोनों में सब्स्टिट्यूट में अलग, कंप्लीमेंट्री में अलग। सब्स्टिट्यूट में क्या होगा? व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए टी, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए टी व्हेन द प्राइस ऑफ ए कॉफी, प्राइस ऑफ कॉफी देखिए बढ़ता है, देखिए 200 से 250 बढ़ गया, तो क्या होगा यहाँ पर? प्राइस टी का तो सेम है, इसका बढ़ गया तो क्या होगा? इसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। 20 kg था, अब क्या हो जाएगा? 28 kg, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए टी व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, 200 से 250 हुआ, लेकिन डिमांड किसका बढ़ रहा है? डिमांड बढ़ रहा है टी का, 11 kg से 18 kg, 5 से 10, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक का बढ़ने से दूसरा डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो वही बोल रहा है कि व्हेन द कॉफी का प्राइस जब 200 था तो डिमांड इतना हो रहा था, अब प्राइस 250 होगा तो डिमांड इसका इतना हो गया। तो डिमांड किसका हो रहा है? डिमांड हो रहा है टी का, प्राइस किसका बढ़ रहा है घट रहा है? तो कॉफी का, प्राइस किसका घट रहा है यहाँ पे? प्राइस ऑफ ए टी
प्राइस टी का तो प्राइस सेम है 200 इसका मतलब चेंज नहीं होगा, प्राइस इसमें चेंज हो रहा है और डिमांड यहाँ पर वही यहाँ पे लिखा हुआ तो पढ़िएगा तो सब कुछ क्लियर होगा। डिमांड किसका? टी का। ठीक, तो सिंपल सा है। अब सबको पढ़ेंगे एक एक वर्ड को तो बहुत टाइम चला जाएगा ना। ठीक है, चलिए कंप्लीमेंट्री में क्या होगा? अपोजिट होगा। देख रहे हैं अपोजिट रिलेशनशिप कैसे? क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द शुगर व्हेन द प्राइस ऑफ टी, टी का प्राइस जब यहाँ से यहाँ होता है 170 से 200 होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड किसका? शुगर का। शुगर का प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ? घट गया, घट गया, देखिए घट गया, ये उसका बढ़ा तो इसका घट गया। इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है कि प्राइस ऑफ टी, अगर टी का प्राइस 170 है तो डिमांड इतना हो रहा है, और टी का प्राइस व्हेन द राइजेस 200 हो गया तो इसका डिमांड घट जाएगा। इन्वर्स रिलेशनशिप तो सिंपल सा था। ठीक है, अब बाकी सबको पढ़िएगा तो खुद से समझिएगा ना। चलिए इनकम तो इनकम पे कैसे डिपेंड करेगा? इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी कंजप्शन बढ़ा देंगे, सिंपल से। इसमें भी क्या समझना है? ठीक, व्हेन द इफेक्ट ऑफ इनकम द क्वांटिटी डिमांडेड नेचर इन्फीरियर गुड्स नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स में क्या होगा? इनकम मेरा जब बढ़ेगा तो उसका कंजप्शन बढ़ाएंगे। इन द नॉर्मल गुड्स दो द कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज विद द राइज इन देयर इनकम, इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ाएंगे। एंड डिक्रीज विद द फेल इन द इनकम, इनकम घटेगा तो कंजप्शन घटा देंगे। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया। तो यहाँ पे आप ग्राफ बना कर दिखाया होगा कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पूछता है कि पॉजिटिव किससे निगेटिव, इन्फीरियर से क्या होगा? निगेटिव। अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो इन्फीरियर जो घटिया वस्तु है, मान लीजिए एक मोटा अनाज हम खा रहे हैं, एक बासमती चावल खा रहे हैं नॉर्मल, मोटा अनाज आपका इन्फीरियर का एग्जाम्पल आ गया। तो अब क्या करिएगा? आपका जब इनकम बढ़ेगा तो इसका कम करेगा कंजप्शन, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका निगेटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है, ये सब वही सब बात लिखा हुआ है, इन्वर्स रिलेशनशिप उल्टा दिखा रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या है? व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इनकम इतना, देखिए प्राइस किसका, और इसका प्राइस तो सेम का सेम है यहाँ पर, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड केजी विन द इनकम, इनकम यहाँ से यहाँ हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है। इसका प्राइस में चेंज नहीं है, इसका दूसरा के कारण इसका हो रहा है। इसे हेंस द इनकम इंक्रीजेज, व्हेन द इनकम इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ कर्व शिफ्ट, यहाँ से शिफ्ट कर गया, इंडिकेट्स दैट द गिवन प्राइसेस द कंज्यूमर लेस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। ठीक है ना, तो उस पर इन्फीरियर गुड्स का काम कम करेगा। अब नेसेसिटी ऑफ लाइफ में क्या होता है कि थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग बढ़ेगा। अब नेसेसिटी ऑफ लाइफ में मेरे पास पैसा कम है, पैसा नहीं है तो मैं उसका कम कंज्यूम कर रहा हूँ। पैसा बढ़ेगा तो थोड़ा सा उसका बढ़ाएंगे, जितना आवश्यकता है उससे कम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन कितना बढ़ाएंगे? बस जितना हल्का सा बढ़ाएंगे उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फिर नहीं बढ़ा सकेंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि नॉर्मल गुड्स है तो उसमें नहीं कुछ कर सकते हैं, जितना आवश्यकता है उतना ही यूज़ करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे पास पैसा नहीं था तो हम कम यूज़ कर रहे थे, तो थोड़ा सा बढ़ता है, बाकी इसका कांस्टेंट जाता है। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इन द केस ऑफ नेसेसिटी ऑफ लाइफ द डिमांड ऑफ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है ना, रिस्पेक्ट ऑफ द लेवल ऑफ दो, हालांकि क्या होता है? इंक्रीज इन द इनिशियल थोड़ा सा बढ़ता है विद द कंज्यूमर इनकम, इनकम बढ़ा तो थोड़ा सा बढ़ा किसमें? नेसेसिटी लाइफ के गुड्स में। जैसे कि इनकम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इनकम यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया, तो वही लिखा हुआ है कि इनकम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा तो कैसे कैसे यहाँ से यहाँ तक बढ़ा तो थोड़ा सा बढ़ा, इसके यहाँ से यहाँ पर तो कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम वाई से वाई वन जब बढ़ता है तो डिमांड इंक्रीजेज फ्रॉम Q1 से Q, डिमांड यहाँ से यहाँ तक बढ़ता है। ठीक है, एंड व्हेन द इनकम इंक्रीज Y1 से Y2, यानी कि Y1 से यहाँ जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड रिमेंस कांस्टेंट टू Q1, तो डिमांड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट रह जाता है। तो वही बोल रहा है नेसेसिटी ऑफ लाइफ ऐसा क्यों होता है बता दिए। देखिए टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस तो क्या होगा? बढ़ेगा तो क्वांटिटी हम लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या लिखा है? फैशन टेस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट चेंज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो कंज्यूमर, अगर फेवर में मेरा हो रहा है तो हम उसका कंजप्शन क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। फेवर में नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? कंजप्शन घटा देंगे। मेरा फेवर में डिमांड टेस्ट वगैरह सब कुछ है तो करेंगे। पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन कहीं पे ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन कम रहेगा तो डिमांड कम रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि मार्केट डिमांड ऑफ द गुड्स ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग द इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करके मार्केट डिमांड बनाते हैं। एंड सो इन द क्या इंक्रीज साइज द पॉपुलेशन विल लीड टू क्या है? लीड टू इंक्रीज डिमांड, साइज ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, भाइस पर उल्टा भी होगा। ठीक है, सिंपल सा है। एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला तो हम क्या करेंगे? अभी डिमांड उसका बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे कैसे हो गया? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप व्हेन द एक्सपेक्टेड चेंज इन, यहाँ पर ठीक है, व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटी आल्सो अफेक्टेड बाय द एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस कमोडिटी विल बी क्या? राइज, तो डिमांड विल बी इंक्रीज, आगे बढ़ना हो तभी हम डिमांड उसका बढ़ा देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? किसको मिला है? रिच को मिला है, पुअर को मिला है, किसको कैसे क्या मिला है? तो वहाँ से भी डिमांड प्रभावित होता है। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड फेवर में होगा पुअर के रूप में, पुअर को मिलेगा ज़्यादा नेशनल इनकम, पैसा गरीब लोग को, इट विल रिड्यूस द डिमांड ऑफ लग्जरियस गुड, तो लग्जरियस का डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि उन लोग लग्जरियस क्यों खरीदे? उन लोग नेसेसिटी गुड खरीदेगा। इन द केस ऑफ डिमांड फॉर द कम्फर्ट एंड नेसेसिटी, पुअर में जाएगा तो लग्जरियस का डिमांड कम हो जाएगा, रिच में बटेगा तो लग्जरियस का। तो ये भी आपका है। तो ये सब कथा कहानी याद मत रखिए, लेकिन पॉइंट याद रखिए किस पे डिमांड डिपेंड करेगा।
ठीक है ना। कैसे कैसे करेगा एग्जाम में, यहाँ पे डिटर्मिनेंट से आपका मॉडल में सवाल है, एग्जाम में रहने का चांस रहता है। चेंज इन डिमांड आपका टॉपिक आ गया कन्फ्यूजन करने वाला कि मूवमेंट एलोंग डिमांड क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड। तो कन्फ्यूजन करने वाला टॉपिक आ गया, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बता दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूज आप ना करें। तो पहला तो ये बात जानिए कि मूवमेंट एलोंग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पढ़े होंगे पुराना, पहले पुराना नोट से पढ़ाए थे, सिंपल सा नोट था उससे पढ़ाए, उसमें लिखा हुआ था। ये मेन नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पे वही लिखा होगा, देख लीजिए क्या होता है। क्या पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए, एग्जाम में सवाल आने का चांस रहते हैं यहाँ से। चलिए, तो डिमांड चेंज ड्यू टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ये दोनों है चेंज इन डिमांड। चेंज इन तभी कहेंगे तो डिमांड चेंज करेगा कब, ड्यू टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में सब आते हैं, प्राइस भी आता है और अदर थिंग्स भी आते हैं। तो अगर प्राइस से डिपेंड करेगा तो किस पे जाएगा, आपका इस पे जाएगा, मूवमेंट एलोंग डिमांड कर्व। अगर प्राइस से डिपेंड नहीं करेगा तो किस पे जाएगा आपका, तो आपका आगे नीचे चला जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, मूवमेंट एलोंग, तो यहाँ पे हो गया उसको चेंज इन डिमांड में चला जाएगा, या शिफ्ट इन डिमांड जो आगे पढ़ेंगे। प्राइस पर डिपेंड, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम व्हेन द डिमांड इंक्रीज ओनली ड्यू टू, प्राइस के कारण केवल होगा तो क्या होगा, इसको क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर मूवमेंट एलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट एलोंग डिमांड कर्व, दोनों इसी का नाम है, दोनों सेम का नाम है। ठीक, तो एक ही पे होगा ना, तो इट द मूवमेंट फ्रॉम क्या, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, इसीलिए सेम ही पर होगा, इसी पर होगा। तो या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या तो एक्सटेंशन होगा, शिफ्ट तो होगा नहीं। तो इसके दो टाइप होगा, यहाँ पर देख लीजिए, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज और डिक्रीज आगे चला जाएगा। सबसे फर्स्ट मूवमेंट अलोंग में क्या पढ़ना है हम लोग को, एक्सटेंशन पढ़ना है और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है। मूवमेंट अलोंग एक और नाम है क्या, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सिंपल सा लिखा हुआ है, अदर थिंग्स इक्वल कांस्टेंट रहेंगे तो प्राइस फैल, मोर क्वांटिटी क्या होगा, डिमांडेड, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करेंगे तो क्या होगा, एक्सटेंशन इन डिमांड। सिमिलर रूप से पढ़िएगा, सिमिलर रूप से यहाँ पे लिखा हुआ वही सब पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, प्राइस घट गया तो डिमांड कैसे कैसे हो गया। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, अदर थिंग्स सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन विथ इंक्रीज इन प्राइस, जैसे प्राइस बढ़ेगा तो लेस क्वांटिटी उसका डिमांड, इन्वर्स रिलेशन भी हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पर वही देख रहे हैं कि जैसे ही प्राइस बढ़ा डिमांड यहाँ पर घट गया, डिमांड घट गया, सिंपल सा था। ठीक, उसके बाद जो सेकंड है शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड के एक और नाम है चेंज इन डिमांड। तो दोनों नाम याद रखिएगा ना, एग्जाम में कहीं से दे सकता है। डिफरेंस देगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट इन डिमांड। तो सेम इसमें क्या होगा, पूछ सकता है कि चेंज इन डिमांड में क्या है और मूवमेंट एलोंग डिमांड में क्या है, इंक्रीज इन डिमांड में क्या है, डिक्रीज इन डिमांड में क्या है, चेंज इन डिमांड में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या है, ऐसे करके कहीं से घुमा के दे सकता है। तो सब याद रखिएगा। तो चेंज इन डिमांड में या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। चेंज इन डिमांड में इंक्रीज या फिर इंक्रीज कब करेगा, डिक्रीज कर, सिंपल सा है कि व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइज ड्यू टू अदर फैक्टर ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस को छोड़कर। तो अगर बढ़ता है तो क्या होता है, इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड ऑफ कमोडिटी राइज करेगा जब उसका प्राइस पर डिपेंड नहीं करेगा, अदर थिंग्स पर। तो शिफ्ट इन डिमांड का फॉर्मूला डिफिनेशन ही कहता है कि व्हेन द डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस के अलावा अदर के कारण डिफेक्ट करता है, प्रभावित होता है, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्राइस आपका सेम का सेम है, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं, 10 का 10 है, लेकिन डिमांड में चेंजिंग आ गया, डिमांड बढ़ गया तो इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड आपका घट गया तो डिक्रीज इन डिमांड। तो वही देखिए यहाँ पे शिफ्ट कर जा रहा है ना, यहाँ पे शिफ्ट कर जा रहा है ग्राफ, तो शिफ्ट इन डिमांड, तो डिक्रीज करके घट गया तो यहाँ पर डिक्रीज हो गया। सिंपल सा था, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ है इंक्रीज डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन चेंज शिफ्ट वगैरह सबसे डिफरेंशन में घुमा कर पूछता है। तो याद रखिएगा। और सेकंड थिंग लास्ट टॉपिक लग रहा है कि देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड क्या है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। पढ़िए, सिंपल सा है, जो ऊपर पढ़ा है तो वही डिफरेंस यहाँ बॉक्स में लिखा हो तो पढ़ लीजिएगा। चलिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, इसको भी देख लीजिए। इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल वगैरह भी देंगे, बनेगा। तो क्या होता है, द प्राइस मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर द कमोडिटी, कितना चेंज हो रहा है, इस प्राइस के चेंज करने से कितना डिमांड में चेंज हो रहा है। अदर वर्ड्स में क्या बोलेंगे, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रेशियो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद रखिएगा, प्राइस को नीचे हमेशा रखते हैं, तो यही दिखाता है कि कितना चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड कितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हर एक टॉपिक को क्लियर कर दे रहे हैं, एक ही वीडियो में खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्राफ में आया तो कट गया, छोड़ दीजिए, इसको मत पढ़िए। और चेंज इन डिमांड फॉर्मूला यहाँ पे है, कैसे कैसे क्या होता है, तो चेंज दोनों बढ़ाइएगा तो इनिशियल फाइनल करके तो फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या रखिए, यहाँ से एग्जाम में सवाल रहते हैं, ठीक है। निगेटिव साइन आएगा तो रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव साइन नहीं आएगा तो यहाँ पे बॉक्स में से करके निगेटिव कर दीजिए, पॉजिटिव हो गया। अगर निगेटिव नहीं करेगा, लास्ट में निगेटिव आ गया तो एग्जाम में लिख देना होता है कि निगेटिव साइन ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। तो वही था, फाइनली क्या था, चलिए ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या दिखाता है कि मतलब कितना चेंज करा, इंक्रीज डिक्रीज तो बात का चीज़ था, ठीक है। यहाँ पे पता है कितना चेंज किया, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे डिग्री में कि परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ये सब फॉर्मूला याद रखिए। ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू
पी नोट इंटू क्यू नोट। पी नोट क्यू इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी। इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं डेल्टा क्यू अपन पी नोट, या फिर जो भी चेंज करके जैसे याद रखना होगा याद रखिएगा। और क्या बोलते हैं, ऐसे कर सकते हैं डेल्टा क्यू अपन क्यू नोट एंड ऊपर में यहाँ पे पी नोट अपन डेल्टा पी, जैसे याद रखना होगा आपको फॉर्मूला को याद रखना। अब सबसे अच्छा कि डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी इंटू पी नोट बटा में क्यू नोट। चलिए, तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी परफेक्टली इनइलास्टिक, थोड़ा सा भी चेंजिंग होगा ना, वेन द वेरी स्मॉल राइजेज इन प्राइस, प्राइस में थोड़ा सा भी राइज होता है तो डिमांड बिकम जीरो, डिमांड जीरो हो जाएगा। और वेन हल्का सा थोड़ा सा स्लाइटली फेल इन द प्राइस, प्राइस में थोड़ा सा जब घटेगा तो डिमांड बिकम क्या इनफिनिट, बहुत डिमांड कर देंगे थोड़ा सा घटेगा तो दिस इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक, पूर्ण रूप से चेंजिंग होने वाला है। एंड इट इज प्योरली इमेजनरी कॉन्सेप्ट, कोई यहाँ पे काल्पनिक सब रियल नहीं है, क्या है इमेजनरी है, ऐसा होता नहीं है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी बिकम इक्वल टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्राइस पर कितना भी डिमांड कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा डिमांड, थोड़ा सा भी चेंजिंग होगा प्राइस में, थोड़ा सा आगे पीछे प्राइस होगा तो डिमांड का मतलब थोड़ा सा अगर बढ़ेगा तो डिमांड जीरो हो जाएगा, घटेगा तो डिमांड एकदम बहुत ज़्यादा चेंज कर जाएगा। तो इसलिए हल्का सा चेंजिंग में, स्लाइटली चेंजिंग में बहुत चेंज करता है, इसलिए इन्फिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यहाँ पे क्या होगा, दे जो नो चेंज इन क्वांटिटी, डिमांड में कोई भी चेंजिंग नहीं, जस का तेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि इस प्राइस पे कितना भी चेंज कर सकता है, इस प्राइस पे, यानी कि इस प्राइस पे थोड़ा सा भी चेंज, हल्का सा भी हुआ तो बहुत चेंज कर जाएगा। यहाँ पे क्या है कि आपका क्वांटिटी सेम का सेम रहेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेकिन ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, सॉरी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, प्राइस में चेंजिंग के कारण डिमांड परफेक्टली इलास्टिक, हाँ प्राइस में चेंजिंग होगा, क्वांटिटी में सेम का सेम, तो क्या होगा, वेन द नो चेंज इन क्वांटिटी, वही तो बोले क्या वो नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंजिंग हो रहा है लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं, इसी को क्या बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक है ही नहीं, जीरो, ईडी का वैल्यू जीरो, ठीक है ना। तो क्या होता है इन इलास्टिक, यानी कि जीरो हो गया तो कम पैरेलल टू वाई एक्सिस, याद रखिएगा। और यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड या फिर लेस इलास्टिक डिमांड आपका आ गया थर्ड नंबर कि लेस देन 1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेजर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नोन एज इन इलास्टिक डिमांड, जितना परसेंट चेंज करेगा उसमें उससे कम करेगा तो लेस देन 1। फिर यूनिटरी इलास्टिक, जितना परसेंट बड़ा परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यूनिटरी इलास्टिक, 500 याद रखिएगा। और आपका एक और नाम है मोर इलास्टिक डिमांड या फिर लेस इलास्टिक, यानी एक से ज़्यादा जिसका वैल्यू आ जाएगा, एक परसेंटेज चेंज इन क्या क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। तो बढ़ना घटना तो बात इन्वर्स रिलेशन दिखाएगा, लेकिन मान ली बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो ना डिमांड घटेगा, तो प्राइस जितना परसेंट से बढ़ा तो उतना कम परसेंट से डिमांड घटेगा, तो यहाँ पर वो रिलेशन आता है। और फैक्टर अफेक्टिंग द, कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट प्रभावित करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि नेचर ऑफ गुड्स, गुड्स कैसा गुड्स है, उसके बाद ना टाइप ऑफ गुड्स में आपका नेसेसिटी है, कंफर्टेबल लग्जरियस है, नेसेसिटी इन इलास्टिक होगा, यानी कि नेसेसिटी में क्या उतना चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। इसके बाद एंड इलास्टिसिटी ऑफ कंफर्टेबल गुड में इलास्टिसिटी होगा, एंड क्या है लग्जरियस में क्या होगा मोर इलास्टिक, लग्जरियस में ज़्यादा चेंज करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, डिमांड क्या होगा इलास्टिसिटी साइज एकदम मोर इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट है तो उसका चेंज ज़्यादा कर जाएगा, थोड़ा सा प्राइस चेंज किया, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा तो लोग दूसरा जगह भाग जाएगा, उसका डिमांड ज़्यादा चेंज कर जाएगा। सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है तो मोर इलास्टिक। इसी प्रकार अल्टरनेटिव यूजेज, अगर ज़्यादा उसका यूजेज है, वेन द गुड्स कुड बी ओनली वन, एक ही अगर यूज है तो डिमांड विल बी इन इलास्टिक, अगर एक यूज है तो उसका डिमांड उतना नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा यूज है, ज़्यादा डिमांड है तो उसका क्या होगा मोर इलास्टिक, जब क्या होगा डिमांड, एंड वेन इट वुड बी मैनी भी, उसका बहुत अगर यूज होंगे तो उसका डिमांड में क्या होगा इलास्टिक होगा, बहुत चेंज कर जाएगा, थोड़ा सा प्राइस में चेंज किया तो डिमांड में बहुत चेंज करेंगे क्योंकि उसका यूज बहुत है, ठीक है। इसका पोस्टपोन कंजम्पशन क्या पोस्टपोन कर देगा तो क्या होगा, इफ द कंजम्पशन कम्युनिटी कैन पोस्टपोन, रोक देगा तो डिमांड विल भी क्या है मोर इलास्टिक, रोक दिया तो डिमांड हुई तो चेंज बहुत चेंज कर जाएगा, ठीक है। डिमांड न भी करना, डिमांड करना, सब कुछ चेंज देखा है कि चेंज कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो प्राइस पे चेंज करने से डिमांड पे कितना चेंज करेगा वही ध्यान देना है। प्राइस पे चेंज करने से बहुत सारे का यूज है तो बहुत सारा चेंज करते, थोड़ा सा प्राइस किया तो लोग बहुत सारे डिमांड नहीं करेंगे तो उसका भाग जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा इस टाइप से। उसके बाद और भी लिखा हुआ पढ़िएगा, सबको समझ में आ जाएगा। लेवल ऑफ इनकम को बढ़ने से कैसे कैसे क्या होगा, ऑन द अदर द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी पोस्टपोन्ड डिमांड विल बी लेस इलास्टिक, यहाँ पे लिखा हुआ था अदर द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी, अगर पोस्टपोन नहीं करता तो क्या होगा डिमांड विल बी लेस इलास्टिक, उतना चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इलास्टिक में चेंज कितना चेंज कर रहा है डिमांड। अच्छा, इसके बाद लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम से कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिच और पुअर इज क्या वेरी लेस इलास्टिक, एंड बट इन द केस ऑफ मिडल पीपल तो क्या है रिलेटिवली इलास्टिक, यानी कि उन लोग को उतना चेंज नहीं करेगा, गरीब को, जो अमीर है गरीब है सब उतना चेंज नहीं करेगा, उन लोग को मतलब नहीं इनकम से, लेकिन जो मिडिल मैन है उसको इनकम से इलास्टिसिटी चेंज करेगा, डिमांड चेंज करेगा, ठीक है। इसके बाद
लेवल ऑफ द प्राइस। अब ऐसा ऐसा कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे उसके पास पैसा है, रिच मैन है। अब पुअर मैन है तो उसका पैसा भी आएगा तो क्या खरीदेगा, नहीं खरीद सकता, उसका उतना औकात नहीं, इस टाइप से होता है। तो सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा, चेंज नहीं करेगा। चलिए यहाँ पर क्लियर समझा दे कैसे कैसे क्या है। प्राइस में चेंज उतना चेंज नहीं करेगा, ठीक है, वही बात है उन लोगों में। चलिए प्राइस ऑफ लेवल ऑफ प्राइस में कैसे, तो प्राइस डिमांड विल बी ग्रेटर हायर प्राइस एट लो प्राइस पर डिमांड क्या होगा, लो होगा। ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा चेंज करेगा, सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर एट द हायर प्राइसेस। अगर ज़्यादा प्राइस हो तो बहुत चेंज हो जाएगा, लोग नहीं खरीदेंगे इस टाइप से है। एंड द लो एट द लो लेवल ऑफ प्राइस, प्राइस कम रहेंगे तो उसका डिमांड भी लोग ज़्यादा करेंगे तो चेंज कर सकता है। यानी कि कम प्राइस पे उतना चेंज नहीं करेगा डिमांड, और ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा चेंज कर जाएगा। ठीक है, ये बात हो गया। इसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पर भी शॉर्ट रन लॉन्ग रन देखना होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या, लेस इलास्टिक, और लॉन्ग रन में क्या होगा, ज़्यादा चेंज कर जाएगा, यानी कि मोर इलास्टिक। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, इनकम आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितना परसेंटेज आप इनकम का उस पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स ऑन द लार्ज इनकम क्या हाईली इलास्टिक हो जाएगा, ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं जिस पे तो उसका डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इलास्टिक हो गया। एंड इसके बाद एंड द गुड्स कैन बी अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द इनकम इज कॉल्ड क्या है, वहाँ पर लेस इलास्टिक। इस टाइप से हो गया किताब खर्च करते। चलिए तो वीडियो हम लोग को थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा लास्ट है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए तीन आता है मापने के लिए, जैसे कि आपका एक सेकेंड यहाँ पर दिखाएगा कितना बढ़ा कितना घटा, यहाँ मेजरमेंट का बात आ गया तो परसेंटेज चेंज, जो फॉर्मूला लगाए थे तो यहाँ पे आ गया। पहला जो हम लोग ऊपर पढ़ लिए थे कि परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड बटा परसेंटेज चेंज प्राइस इज कॉल्ड परसेंटेज मेथड आ गया, तो यही मेथड से निकालते हैं, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, आसान है। इसके बाद सेकंड मेथड है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, कितना खर्च किए, तो ये आप उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल नहीं देता है यहाँ से, आपका एग्जाम में सवाल यहाँ से रहेंगे। ठीक है, तो इसी को देख लीजिए क्या है कि वे इंपॉर्टेंट an important method of measure of price elasticity of demand experience in the response of the quality demanded in the way and the method which can be elasticity of demand। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपका रिजल्ट बेस्ट होने वाला है। इसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं बोलते, इन दिस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करनी, कंपेयरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर कितना खर्च हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस में चेंज करने से कितना, तो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि टी नोट इज इक्वल टू क्यू नोट टोटल क्वांटिटी इंटू प्राइस, सब यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस मेथड उतना खास है नहीं से, इससे क्यों नहीं खास है, क्योंकि सारा इलास्टिसिटी से नहीं निकलता, केवल ग्रेटर निकलेगा, इक्वल टू निकलेगा और आपका लेस देन निकलेगा। कैसे कैसे लिखा हुआ है, इसको जो पुराना वीडियो देखिएगा तो उसमें अच्छे से समझा दिया, तो उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मेरा पुराना वीडियो थोड़ा सा डिमांड चैप्टर सर्च करिएगा, सबका नॉलेज तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बता ही दे रहा है। करेक्ट, डिमांड मोर इलास्टिक इज द क्या है, demand is the more unit than elastic in the case of the fall in the price product increases, rise in the price product decreases। कब डिमांड मोर देन द यूनिट इलास्टिक इन द फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस में ज़्यादा होंगे, कैसे, एक से ज़्यादा। कौन केस, व्हेन द प्राइस फैल द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, और प्राइस राइज द टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज, प्राइस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया। यूनिटरी में क्या करेगा, डिमांड फैल, डिमांड इन यूनिट इलास्टिक टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी रिमेन्स द कांस्टेंट इवन विद द फैल इन प्राइस। अगर प्राइस बढ़ता घटता भी है तो टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो आपको ईडी का वैल्यू वन आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, लेस में क्या होगा, व्हेन द डिमांड इज लेस देन द यूनिट इलास्टिक व्हेन द प्राइस फैल द टोटल एक्सपेंडिचर राइज एंड द प्राइस राइज टोटल एक्सपेंडिचर लेस। अपोजिट रिलेशन है तो लेस, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है कि व्हेन मोर देन द यूनिट इलास्टिक व्हेन द क्या केस में, कब द प्राइस फैल तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज है, प्राइस यहाँ पर राइज तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज है। यहाँ पे देख रहे हैं ना अपोजिट रिलेशनशिप, यानी कि बढ़ रहा है घट रहा है, देखिए डायग्राम से तब क्लियर कट आएगा समझ में। यहाँ पे क्लियर कैसे समझ में आएगा देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा था, यहाँ पर समझ में आया। देखिए जब प्राइस देखिए घट गया, प्राइस 10 से 8 हो गया तो डिमांड क्या होगा, डिमांड भी आपका बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, 100 से 200 हो गया डिमांड घटा, तो यह लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो खर्च हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर प्राइस पर लिखा हुआ तो खर्च यहाँ पर देखिएगा तो आपका खर्च आपका बढ़ गया, तो मोर इलास्टिक। सिमिलरली प्राइस घटा, प्राइस घटने का काम हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, बढ़ गया, सिमिलर केस, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर बराबर हो गया, तो डी वन का, लेकिन यहाँ पे प्राइस घटा, प्राइस घटने का काम हो रहा है, प्राइस घटा, लेकिन एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा, टोटल डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ा, प्राइस घटा डिमांड बढ़ना, प्राइस घटा डिमांड बढ़ना, हर में काम हो रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर अगर आपका ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर बराबर हो रहा है, एक्सपेंडिचर कम हो गया तो लेस इलास्टिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहले का प्राइस और नया प्राइस में कंपेयर करिएगा, पहले का डिमांड नया प्राइस में तो प्राइस घटने से डिमांड इसका घट गया तो लेस इलास्टिक, प्राइस घटने से यहाँ पर डिमांड क्या गया, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिटरी, प्राइस घटने से डिमांड तो बढ़ा, डिमांड तो सब में बढ़ रहा है, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन एक्सपेंडिचर की बात करेंगे कि एक्सपेंडिचर जो पहले का था बढ़ गया तो ज़्यादा इलास्टिक, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बराबर एक्सपेंडिचर रहेंगे तो यहाँ पर 1 और घट जाएगा तो आपका लेस, तो वही ऊपर में बोल रहा था जो समझा दिए, क्लियर कट क्लियर हो गया। लास्ट आपको ज्योमेट्रिक मेथड पॉइंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस मेथड इज, यही दोनों मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन
सॉरी व्हेन वी आर क्या है, मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ सर्टेन प्राइस ऑन द क्या गिवन डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिया स्लोपिंग डाउनवर्ड कर पे दिया फार्मूला याद रखिएगा कि इट इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट, इसी से सारा बन जाएगा। इससे आपका पाँचों निकल जाएगा। यहाँ पे आपका इन्फिनिटी को दिखाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका ग्रेटर देन 1 दिखाएगा, ठीक है ना, फिर इक्वल टू 1 दिखाएगा, लेस देन 1 दिखाएगा और यहाँ पर 0 दिखा देगा। तो सारे को सारे यहाँ पे पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पाँचों निकल जाता है। फर्स्ट वाला से ही पाँचों निकलता था, इससे 3 ही निकलता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फार्मूला लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट कहीं से आप निकाल सकते हैं, लेस देन मोर देन, अगर 1 आता है तो 1, नहीं तो नहीं। देखिए, और बाकी ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से जो है ना सब बन जाएगा, सब पढ़िएगा तो सब बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है ना। तो वीडियो 30 मिनट 40 मिनट हो गया, तो बहुत इसमें टॉपिक थे, बहुत सारे खत्म किए, पढ़िए समझ में करिए। बेस्ट ऑफ लक, कहीं से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करिएगा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।